एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, प्रिय दर्शकों। तो आज मैं चैप्टर 2 का सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें आगे बढ़ते हुए और आपको ले चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, चूंकि इससे पहले हमने राउल्ट्स का लॉ पढ़ा हुआ है, राउल्ट्स का नियम अर्थात राउले का नियम क्या होता है। अब हम उस नियम से विचलन पढ़ना चाहेंगे और साथ ही साथ ये भी देखना चाहेंगे कि राउले नियम के साथ विचलन होने पर किस प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। और इस आधार पर हम यूं कह सकते हैं कि हम दो प्रकार के विलयनों की बात करेंगे, और वो होते हैं एक आदर्श विलयन और नंबर 2 अनादर्श विलयन। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, अच्छी तरह से ध्यान देना, ये विस्तार से समझने की बात है। बात जब विलयन की चल रही है, शुरू से विलयन बना रहे हैं, और विलयन में एक अवयव क्या होता है, विलय, और दूसरा कौन सा होता है, विलायक होता है। दोनों के मिलने से हम विलयन बनाएंगे। तो यहां अच्छी तरह से ध्यान दें, और यहां जो विलयन बना रहे हैं वो हम वास्तव में दो द्रवों को मिला करके बना रहे हैं। दो द्रव मिलाकर के एक विलयन प्राप्त करते हैं, विलयन बनाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं और नहीं होते हैं। चलिए, सपोज देखिए, दो पात्र ले रहे हैं, क्योंकि दोनों पात्रों में हम अलग अलग दो द्रव पदार्थ, दो द्रव ले रहे हैं। जहां हम एक को ए मान लें, विलायक कह सकते हैं, दूसरे को बी मान लीजिए, ठीक है। तो ए द्रव और दूसरा है बी द्रव, दोनों को जब मिलाएंगे तो एक विलयन प्राप्त होगा। अब मान लीजिए कि ए द्रव का जो हमने आयतन लिया है, वो या तो आप यूं कह सकते हैं कि इसका आयतन V1 कहो, इसका आयतन V2 कहो, ठीक है। और मान लीजिए जैसे हमने कहा कि V1 जो आयतन है उसकी वैल्यू रख ले, जैसे हमने कहना चाहिए, मान लेते हैं कि इसके लिए 20 ml ले रखे हैं, जैसे 20 ले आए, और V2 कितना है, मान लीजिए कि हमने 10 है। ये तो इच्छा है, जितना लो उतना, 100-200 भी ले सकते हैं। अब यहां हम दोनों विलयनों को मिलाते हैं। क्या किया, चाहे तो एक को इसमें मिलाओ, चाहे इसको इसमें मिलाओ। आप तो यूं है कि एक दूसरे को दोनों में आप उसमें मिक्स करना है। तो वास्तव में जो हम ले रहे हैं उसके आधार पर क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहली संभावना अच्छी तरह से ध्यान दें। एक फर्स्ट केस देख रहा हूं, तो फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, जितना दोनों द्रव का उनको मिलाकर के जो विलयन बनाना चाहते हैं, तो टोटल इसका आयतन कितना होता है, और वो आयतन V है, और वो दोनों के बराबर है, कह सकते हैं V1 और V2। V1 प्लस V2 के योगफल के बराबर है, अर्थात 20 और 10 टोटल कह सकते हैं कि मान लीजिए कि वो 30 हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर हम ये देखना चाहें कि विलयन बनाने से पहले हमारे पास टोटल आयतन कितना था, वो तो पहले भी इतना ही था। कितना टोटल आयतन, 20 प्लस 10 अर्थात 30 ml आयतन जो वॉल्यूम था वो पहले भी था विलयन बनाने से पहले, और बाद में भी हमको कितना विलयन प्राप्त हुआ है, वही 30। आपने देखा होगा कि यदि अंतर निकालते हैं तो जहां अगर हम इसको प्रारंभिक कहें, इसको अंतिम कहें, तो इसके आधार पर अगर हम देखना चाहते हैं तो डेल्टा V कितना अंतर आया, 0, क्योंकि जितना मिला करके होना चाहिए उतना है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा V की वैल्यू कितनी होगी, 0। अर्थात कह सकते हैं कि जहां दो द्रवों को मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होगा उसके आयतन में हमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एक बात आपकी स्पष्ट हो गई होगी। नेक्स्ट बात देखना अच्छी तरह से। यहां ए का जो अणु है, बी के अणु अलग है, ए का अणु अलग, बी का अणु अलग, ये ए और ये बी। अब यहां अगर हम बात करते हैं कि ए और ए के साथ अंत्यक्रिया हुई, चलो ए अंत्यक्रिया को दिखाने की बात कर रहे हैं।
यहां इनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है, अंतरा आणविक आकर्षण जिसे कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। तो देखिए ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की अंतःक्रिया किस में हो रही है, इस फर्स्ट वाले पात्र में, और इस प्रकार की अंतःक्रिया इन बी द्रव के अणुओं के मध्य हो रही है। जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो यहां पर जो अंतःक्रिया होगी वो कितने प्रकार की होगी, क्योंकि यहां तो ए और ए, बी और बी, इसके साथ तीसरी अंतःक्रिया और संभव होगी, वो थर्ड इंटरेक्शन विल बी कौन सी होगी, ध्यान में, ए और बी के बीच में होने वाली अंतःक्रिया और होगी। और वो अंतःक्रिया, इन दोनों अंतःक्रियाओं के हिसाब से हम देखना चाहते हैं कि वो अंतःक्रिया किस प्रकार की होती है। तो देखिए जहां कह सकते हैं ए और ए, बी और बी के मध्य अंतःक्रिया हो रही है, वैसी ही अंतःक्रिया यहां होती है। अर्थात जितने भी अंतःक्रिया कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं के मध्य होने वाली अंतःक्रिया, विलेय के अणुओं के मध्य होने वाली अंतःक्रिया अपने अपने पात्र में सेम होती है, लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं तो एक तीसरे प्रकार की अंतःक्रिया और होती है, और वह अंतःक्रिया भी बिल्कुल ठीक वैसे ही होती है जैसे ए और बी के मध्य होती है। अंतःक्रिया में कोई चेंज नहीं है। जब अंतःक्रिया नहीं बदल रही है तो आप देख रहे हैं आयतन में परिवर्तन हुआ नहीं, अंतःक्रिया सब समान है, और अंतःक्रिया जब बराबर होती है यही वजह ये हो पाती है कि यहां पर कोई आयतन में चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा हम एक चीज और देखना चाहते हैं अंतःक्रिया की बात, ये अंतःक्रिया होगी कब, अर्थात जब इन दोनों को मिलाते तभी होती है। तो ये जब हम विलेन बनाएंगे, ए और बी के मध्य अंतःक्रिया होगी तभी समांगता आएगी। जब तक ए और बी, विलायक और विलेय के मध्य अगर अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक हम समांगी मिश्रण तैयार भी नहीं कर पाएंगे, हमें विलयन भी प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब है ऐसा करने के लिए हमको ये बंध तोड़ने पड़ेंगे। कौन से, अच्छी तरह से ध्यान देना, इन बंधों को हमको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा। तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, एंथैल्पी चाहिए। एंथैल्पी के संदर्भ में व्यक्त करते हैं कहां, ऊष्मागतिकी के आधार पर। तो देखिए ये ऊर्जा जो चाहिए, और इधर जब ये आकर्षण स्थापित होगा तो स्थापित होता है तो उसमें आपको मालूम होगा ऊर्जा क्या होती है, क्या होती है, निकलती है। यहां हमको जरूरत होगी, यहां हमें उत्पादन प्राप्त होगा। कह सकते हैं कि जरूरत कितनी और उत्पादन कितना। इसको अगर हम मान लें कि यहां जितनी जरूरत है उसको E1 कहें, और जरूरत जो उत्पादन हो रहा है वो E2 कहें, और इन दोनों के आधार पर अगर हम ये कहना चाहें कि यहां एंथैल्पी में चेंज क्या होगा, मालूम होगा हम एंथैल्पी के रूप में व्यक्त करते हैं क्या, H2 - H1 ऊष्मागत की। तो ये ऊर्जा वो एंथैल्पी के रूप में है, चाहो तो आप एंथैल्पी की बात कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से H2 H1, अर्थात हम कह के माना कि इस केस में जो एंथैल्पी थी H2 और इसमें H1 दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर दोनों बराबर होंगी सो H1 = H2। मैंने कहा था ना यहां दोनों कैसी हैं, H1 और H2 बराबर हैं, और जब H1 H2 बराबर हैं तो बताइए डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, शून्य आएगी ना। मतलब ऊष्मा, पूर्ण ऊष्मा कह सकते हैं, जिसे एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कब, जब हम ऐसा विलयन तैयार कर रहे हैं और इस तरह से विलयन प्राप्त होता है। क्योंकि हम अभी इसमें राउले नियम की बात कर रहे हैं ताकि उसके आधार पर ही हम आगे समझ पाएंगे। तो पहली बात आपकी समझ में आ गई, कौन सी, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंतःक्रिया किस प्रकार की होंगी, और थर्ड एंथैल्पी के आधार पर कहें तो हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं है, अर्थात न तो ऊष्मा निष्कासित होगी और न ही ऊष्मा का अवशोषण होगा, कोई बात नहीं होगी। चलिए अब आते हैं जो राउले नियम की बात है। राउले नियम क्या है पहले उसको हम ध्यान दें। तो चूंकि राउले नियम पढ़ा हुआ है, इधर देख लीजिए, शायद इधर नहीं आ रहा हो समझ में। राउल्स जो लॉ है वहां हमने देखा
कि पी ए किसके बराबर होता है, पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी बराबर किसके होगा, पी बी नॉट एक्स बी होगा। दो द्रव हैं, अगर कुल टोटल अगर वास्तव आप ज्ञात करेंगे पी टोटल तो किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा कि नहीं। और जब ऐसा होता है तो इसी ये किस पे चल रहा है ध्यान होगा, जिससे पहले मैंने पढ़ाया है राउल्स का नियम, राउले का नियम पढ़ाया है, और स्वयं से आज क्लास में राहुल ही है, ये खास बात है। तो इसलिए राहुल ही क्लास में है, ये भी मौजूद है तो सारे, तो कहने का मतलब सबसे पहले आने वाले भी क्लास में राहुल हैं और नियम भी उन्हीं का पढ़ा जा रहा है। तो देखिए बात आई होगी समझ में, किसी भी घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, तो यही राउले का नियम कहलाता है। इसका मतलब जब ऐसा है तो यहां राउले नियम का पालन किया जा रहा है। क्या होगा, राउले नियम का पालन हो रहा है। तो देखिए एक एक करके बात पहुंच रही है कहां तक, आयतन में कोई चेंज नहीं होगा, अंतःक्रिया सब बराबर होंगी, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, और राउले नियम का पालन भी होगा। ये इसकी खास विशेषता है, ये खास बातें हैं। और जब ऐसा हो रहा है जहां राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है, नियम का पालन हो रहा है, नियम का पालन, जब नियम का पालन होता है उस समय हम उसे आदर्श विलयन कहते हैं। याद रखना, कौन सा कहते हैं, आदर्श विलयन, नाम दे दिया जाएगा। ये था तो अभी तो हमने आदर्श, जो आदर्श आइडियल हमारे पास होता है उस आइडियल को पढ़ा है। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन क्या होता है जहां राउले नियम का पालन होता है, ये हमने जानने की कोशिश की है। इसका एक बिंदु आगे जो पढ़ते हैं वो ध्यान रखेंगे कि कहा जाता है कि इस तरह के जो आदर्श विलयन होते हैं वो स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण नहीं करते, ध्यान दें, नहीं बनाएंगे। अब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, वो ये एजियोट्रोपिक मिक्सर क्या है वो हम आगे बताएंगे, इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बात करेंगे। अब इसको हम समझना चाहें कि हमारी समझ में कुछ आया तो सही, मगर कुछ उदाहरण देखें ऐसा कब हो पाता है, किस प्रकार के द्रवों को मिलाने पर ऐसा संभव होगा। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर एक कहावत 11 से पढ़ाते आते हैं कि जहां दो द्रव पदार्थों को मिलाया जाए वो समान प्रकृति के हो। ठीक है, समान प्रकृति के हो। कैसे, देखिए अगर आप उदाहरण पर ध्यान देंगे तो हम कैसे भी मिला सकते हैं। मैं एक आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। जहां मैंने कहा कि RH प्लस RH, बस वो द्रव अलग होंगे लेकिन उनकी जाति एक ही होगी, कैटेगरी सेम होगी। और आप समझ रहे होंगे RH RH किसके लिए लिखते हैं, एल्केन के लिए लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन के लिए लिखते हैं। तो इसके आधार पर जैसे आप उदाहरण अपनी जो बुक्स है वहां देखते हैं, तो ये मतलब नहीं है कि कौन सा सर वही याद है, आप तो देख लो एल्केन एल्केन भिन्न मिलाई जा सकती, जैसे कि लिखा होता है, पढ़ते हैं नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन। अरे कार्बन की संख्या अलग है लेकिन उनकी जाति एक ही है, क्योंकि नॉर्मल हेक्सेन एल्केन हाइड्रोकार्बन में है, नॉर्मल हेप्टेन वो भी हाइड्रोकार्बन में है। तो समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब जैसे मैंने कहा, अब आपकी समझ में आया हो तो मैं उदाहरणों को बताने की कोशिश करूंगा और आप भी प्लीज अटेंशन। तो जैसे नॉर्मल हेक्सेन में क्या होगा, ये प्लस नॉर्मल हेप्टेन में क्या होगा, C7H16, एक ही है, एक ही सजाती श्रेणी में है। ऐसे ही आप बात कर सकते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर पहुंच जाए तो देखिए जैसे बेंजीन कहा, ठीक है, ये भी अध्रुवीय होते हैं, प्रकृति भी समान है, द्रव है, बेंजीन है, द्रव होती अध्रुवीय होती है। इसी तरह से टॉलुइन होती है, वो इसी की कैटेगरी में, हाइड्रोकार्बन ही दो है, टॉलुइन बेंजीन के साथ बनाते हैं, याद होगा। तो देखिए बेंजीन
और टॉलुइन होती है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन ही। और आप देखिए, जैसे मैं कुछ भी लिख दूं, मानो कि एथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड लिखे, मेरा मतलब था इसमें क्या समानता नजर आ रही है आपको? अरे एल्किल हैलाइड हम पढ़ते हैं RX प्लस RX, हेलो एल्किन्स। आप अपने इस सिलेबस में जो 10वां चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स, वो इसमें आप पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब था हैलाइड ही तो मिलाया है और तो कुछ नहीं मिलाया है। तो प्रकृति की समानता खास तौर से हो तो ऐसा संभव हो पाता है। हाइड्रोकार्बन मिला सकते हैं, कोई इस तरह से हैलाइड मिला सकते हैं, एरोमेटिक हैलाइड मिला सकते हैं। मेरा मतलब है कि अगर आप क्लोरोबेंजीन है और उधर से ब्रोमोबेंजीन मिलाते हो तो इस तरह की नेचर समान हो जाती है। उदाहरण तो तमाम है, पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है, हम कितना है बस हम समझने का तरीका याद रखें। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड SiCl4, जहां CCl4 एक ऑर्गेनिक है, SiCl4 एक इनऑर्गेनिक है, लेकिन फिर भी दोनों में क्या समानता है कि दोनों ही कोवैलेंट नेचर को होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। और इस तरह से अध्रुवीय विलायक होने के कारण उनको मिलाने पर भी हमें क्या प्राप्त होगा? ये सारे जो उदाहरण हैं वो किसके हुए आपके सामने? आदर्श विलयन के उदाहरण हो गए। तो देखिए, किसी चीज से विचलन पड़े, नियम का पालन नहीं हो, ऐसी चीज पढ़े तो पहले उसके बारे में हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि वो नियम होता क्या है। तो रावले का नियम मैंने पहले समझाया है, यहां समझाने की भी जरूरत थी। तो रावले का नियम पूरी अच्छी तरह से देखा, पढ़ा, विस्तार से देखा और ऐसे विलयन बनाएंगे तो हम कह रहे हैं कि इस विलयन में तो रावले के नियम का पालन हो रहा है, यहां विचलन नहीं है। अगर हो रहा है तो हम वो किस कैटेगरी में रखेंगे? वो आदर्श विलयन में रखे जाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं। तो यहां एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा, ये आपकी समझ में आ गया, इसको मैं ग्राफ के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट और करता हूं तो बड़ी इजीली समझ में आएगी बात। देखिए, मान लीजिए एक तरफ हम विलयन दो मिलाते हैं और उससे मिश्रण प्राप्त होता है और हम वाष्प दाब का अध्ययन करना चाहते हैं। तो देखिए, एक ए विलयन है, उसकी हम मात्रा ले रहे हैं मोल भिन्न में, ध्यान होगा। तो इसकी मात्रा एक, मैंने कहा होगा संपूर्ण शुद्ध पदार्थ की या शुद्ध विलयन की जो मोल भिन्न होती है वो सदैव एक होती है। यहां एक का मतलब है 100% है, 100% है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। और यहां 100 है, फिर घटते घटते इस बिंदु पर लास्ट में होगी तो Xc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसका उल्टा देखें, अगर X भी दूसरा द्रव होगा, उसकी यहां 100% मात्रा होगी और जहां इसकी 100% होगी वहां उस घटक की जो मात्रा है वो 0 होगी। समझ में आ रही होगी? तो यहां ये शुद्ध, उधर B घटक शुद्ध है। मान लीजिए शुद्ध अवस्था में इसका जो वाष्प दाब है यहां आता है, इसका वाष्प दाब मान लीजिए यहां आ गया, ये तो जैसा होगा वैसा बनाएंगे। शुद्ध अवस्था में A द्रव का जो वाष्प दाब होगा PA0, B जो द्रव होगा उसका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में होगा PB0। यहां जैसे जैसे इसकी मात्रा इस दिशा में जाएंगे तो इसकी मोल भिन्न क्या होगी? धीरे धीरे 1 से घटती जाएगी। जैसे इसकी मात्रा घटेगी वैसे ग्राफ भी स्लोप में जाएगा, डाउन में जाएगा, फॉलिंग होगी। इस तरह से इधर से देखो मैक्सिमम है, इस तरह आएंगे तो इसके फ्रैक्शन की वजह से जो वाष्प दाब इसकी मात्रा घटेगी तो इसका वाष्प दाब भी धीरे धीरे उसी क्रम में घटता हुआ जाएगा। और दोनों को मिलाएंगे तो इसका ग्राफ ये चलेगा। तो आपने देखा कि ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है? PA विलयन अवस्था के लिए, नोट नहीं लगाएंगे। और ये जो ग्राफ आएगा वो किसके लिए आएगा? उस B द्रव के लिए। अब दोनों का जो टोटल होगा वो किसके बराबर आएगा? वो A द्रव का वाष्प दाब प्लस B द्रव का वाष्प दाब, दोनों की के बराबर आएगा। ध्यान क्या रखना है? एक कंटिन्यूअस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, अर्थात जहां जो वाष्प दाब को व्यक्त करने के लिए जो हम ग्राफ प्राप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो कैसी आएंगे? एकदम स्ट्रेट सीधी रेखाएं
हमें प्राप्त होती हैं। और इस तरह से अगर हमको सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं तो समझ लेना वहां राउल्ट का लॉ फॉलो हो रहा है। राउल्ट लॉ का पालन है अर्थात आदर्श विलयन है। तो इस ग्राफ के माध्यम से मैंने कहा इस तरह की लाइन होंगी तो आदर्श विलयन होगा। बिल्कुल वैसे ही सीधी सी बात है, विचलन का अर्थ होता है राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता, और जहां राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता तो हमें कौन सा विलयन प्राप्त होता है? अनादर्श विलयन प्राप्त होता है। तो इसका मतलब राउले नियम से विचलन होगा तो अनादर्श विलयन प्राप्त होगा। और वो अनादर्श विलयन सीधी सी बात है, जब स्कूल के स्टूडेंट सभी प्रेयर में एक लाइन से चल रहे हों तो सभी आइडियल, सभी के आदर्श बच्चे हैं। एक को कहा और सबने मान लिया, वो आदर्श बच्चे कहलाएंगे। लेकिन कभी कह के चलो जैसे 15 का 26 जनवरी पे आती जो जगह ठीक है, फिर उसने पता है कि नहीं डांटेंगे, तो एक बार चले लाइन से, फिर पता था कोई नहीं देख रहे मुड़ना है तो बोलो एक दिशा में मुड़ेंगे क्या? ऐसा नहीं है, जिसका मन आएगा उस तरफ मुड़ेगा। कोई तो दाएं मुड़ेगा तो कोई बाएं। इसका मतलब कोई शांत होगा तो कोई चिल्लाएगा। तो कहने का मतलब वहां पर अपने आप ही ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे ही यहां जब नियम का पालन नहीं होगा तो विलयन दो कैटेगरी में हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे वो विचलन? दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक धनात्मक विचलन को दर्शाने के लिए और एक ऋणात्मक विचलन को दर्शाने वाले। तो पहले तो आप उसी चीज को ठीक उसी तरह से आप उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें। ठीक वैसे हमने दो द्रव लिए, वही ए और वही बी। मान लीजिए ए द्रव की वैल्यू कितनी ली थी? 30 ml, और इसकी कितनी ले ली थी? मान लो ठीक है 10। चलो हाँ ऐसे लगे, यहां इसको 20 ले लो, वैसा कुछ नहीं है, कोई मर्जी ले लो। 20 और 10 लिया है, दोनों द्रव को मिलाकर के विलयन तैयार करना चाहते हैं। और विलयन तैयार करेंगे, मिलाएंगे तो होना कितना चाहिए? 20 और 10 टोटल तो 30 होना चाहिए। अगर हम इसको सब पहले पूरे मिश्रण को कह दें ये 30 ml था, 30 ही होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। परंतु ऐसा ना हो जो V2 आयतन है वो कुछ ज्यादा हो जाए, ध्यान रखना कुछ ज्यादा हो जाए। और जब ज्यादा होगा, मान लीजिए चाहे वो 31 ही हो गया, चाहे वो 32 ही हो गया, कुछ भी हो, थोड़ा ज्यादा तो है, 31 ही क्यों नहीं, आप तो 31 भी मान सकते हो। 1 ml कहां से आया, कहां से साफ देंगे? तो वो 1 ml है। इसका मतलब विलयन जब बनता है तो आयतन में क्या होगा? वृद्धि होगी। अर्थात यहां खास बात ध्यान दें, हम कह सकते हैं कि जब दो द्रव विलयनों को मिलाएं और उनको मिलाने पर आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन में परिवर्तन होता है और जीरो नहीं होता, कह सकते हैं जीरो नहीं होता, या कह सकते हैं कि डेल्टा वी का मान जीरो नहीं होता तो कैसा होगा? माइनस या प्लस, कमी या वृद्धि? तो वृद्धि हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं? आयतन में वृद्धि, अर्थात डेल्टा भी पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट बात ध्यान देना, मैंने कहा जहां ए और बी की जो अंत्यक्रिया है, ए और ए के बीच की, ठीक है, और बी और बी के बीच की, बी और बी, इसके मध्य होने वाली अंत्यक्रिया, इसके मध्य होने वाली अंत्यक्रिया, जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो थर्ड टाइप की इंटरेक्शन यहां होगी, और वो कौन सी होगी? ए और बी। इससे पहले हमने पढ़ा है कि ए और ए, बी और बी, ए और बी के मध्य होने वाली सब अंत्यक्रिया इक्वल इक्वल। पर यहां देखें, देखिए क्या होगा, अगर ऐसा जब विलयन प्राप्त होगा तो यहां की जो अंत्यक्रिया है वो किस टाइप की हो जाएगी? किस टाइप की हो जाएगी? इनके मध्य जो अंत्यक्रिया, ध्यान देना, अर्थात इसमें जो ऊर्जा हमें चाहिए तोड़ने के लिए, या कह सकते हैं कि जो एंथैल्पी का मान मान लीजिए कितना होगा? H1 होगा ना, क्योंकि दोनों की जो अंत्यक्रिया उस तरह की है। तो यहां इसको तोड़े या इसको तोड़े, किसी को तोड़े, माना कि वो H1 है, और यहां पर हमें जो इसमें ऊर्जा निकलती है वो कितनी है? वो कितनी है?
H2 है, एंथैल्पी के रूप में है। और एंथैल्पी यहां H1 और H2 में क्या संबंध देख रहे हैं? बोलो H1 किस टाइप की है? इज यहां पर हमें मिल रही है वो कम है, तो H1 इज ग्रेटर देन H2। चलिए तो एक बार वापस ध्यान दीजिए कि यहां अंत्यक्रिया के बारे में जो मैंने आपको कहा, ठीक है, देखो जो पॉइंट में लिख सकता हूं कि यहां डेल्टा V क्या है, यूं कह सकते हैं 0 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है। यहां हम अंत्यक्रिया की बात करें तो A B के मध्य होने वाली जो अंत्यक्रिया है वो ग्रेटर देन A एंड B और B, ये पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं एंथैल्पी की, ये बात है ऐसा ही होगा, पर चूंकि ध्यान दें निकलने वाली ऊर्जा जो ऊर्जा होती है उसको हम कौन से साइन से व्यक्त करते हैं? नेगेटिव से। और आवश्यक को हम किससे व्यक्त करते हैं? पॉजिटिव से। तो यहां हमें निकालना है वो डेल्टा H, तो क्या करेंगे? H2 माइनस H1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो H2 का मान कैसा है? बोलो नेगेटिव, और यहां ये पता है कि ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हम देखेंगे यहां जैसे मानो कि हमको जरूरत कितनी पड़ी? 20 जूल की। ध्यान देना, ऐसे समझ में आएगा डेल्टा H का मान, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 20 जूल की जरूरत पड़ी और हमें मिल कितनी रही है? कितनी? 15 जूल ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है। तो बोलो हमें क्या करना है? जरूरत किसी जिसको अवशोषण होता है, क्या करते हैं? अवशोषण होता है। तो अवशोषण के लिए ऊष्मा गति का जो कॉन्सेप्ट है वो अपोजिट चलता है। क्या चलता है? ऊष्मा शोषी के लिए प्लस और ऊष्मा छेपी के लिए माइनस। तो हमें बताइए 5 जो जूल ऊष्मा है वो हमें अवशोषित करनी पड़ेगी या 5 हमको उत्सर्जित होकर के प्राप्त होगी? क्योंकि हमको 20 की जरूरत है और मिल कितनी रही है? 15। तो बोलो क्या हुआ? +5। कितनी? 5 जूल ऊष्मा में चेंज आएगा, और वो भी चेंज किस रूप में आएगा कि हमको 5 जूल ऊष्मा की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। और जहां होगी तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी लेते हैं ना। तो मेरा मतलब था डेल्टा H 0 नहीं होगी, 0 से नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, अर्थात 0 से ज्यादा होगी मतलब पॉजिटिव होगी, और धनात्मक होगी तो आप कह सकते हैं कि वो इस तरह की अंत्यक्रिया कैसी टाइप की होगी? एंडोथर्मिक, अर्थात ऊष्मा शोषी। आगे यहां मैंने कहा कि रावले के नियम का जब पालन नहीं होता तो अनादर्श विलयन तैयार होता है। अब वो अनादर्श विलयन जब बनेगा, आदर्श नियम का पालन क्या होता है? जब ये पालन हो रहा था तो ये रिलेशन इस टाइप का था, संबंध ये था, देखा है आपने। तो PV0 XB, यहां ये एक दूसरे के बराबर है, रावले नियम का पालन है। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि पालन नहीं होगा, तो ये so PA is not equal to the PA0 multiplied by XA and PB is not equal to PB0 XB। तो होगा कैसे? यहां ये कहा जाता है कि इन दोनों इससे 0 ना वो बराबर ना होकर के थोड़ा ज्यादा होता है, ये थोड़ा ज्यादा होता है, अर्थात हम विलयन का जो टोटल निकालोगे वो क्या करेंगे? बराबर होगा। क्या? क्योंकि ये रावले के नियम का जब पालन होता है तो बराबर होता है, परंतु यहां बराबर नहीं है। जब इनका मान ज्यादा तो सीधी सा P टोटल भी जो टोटल होना चाहिए उससे ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है जिस रावल के नियम का पालन हो रहा था अब रावल के नियम का पालन नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। आगे, क्योंकि इससे पहले वाले मैंने कहा था कि आदर्श विलयन होते हैं वो स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण नहीं करते। इसको आगे पढ़ेंगे। तो चूंकि ये रावल के नियम से विचलन दर्शा रहे हैं, इसलिए पहली बात तो ये कैसा विलयन होगा? आदर्श विलयन होगा। और आदर्श विलयन होगा वो भी कैसे है? जो रावले के नियम से धनात्मक विचलन को व्यक्त करेगा। इसको ग्राफ के माध्यम से देखेंगे अभी। और ये स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे। अनादर्श विलयन है वो सभी बनाएंगे, लेकिन यहां 2 प्रकार के हैं। बनाएंगे, निर्माण करेंगे का निर्माण होगा।
अब किस प्रकार का स्थिरपाती जो मिश्रण प्राप्त होगा इस प्रकार के द्रवों को मिलाने पर, वो हम आगे स्पष्ट करेंगे। तो देखिए ये बात आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आई है। अब हम इसको थोड़ा एक तो उदाहरण के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से आप देखोगे तो थोड़ा सा और क्लियर होने की संभावना होगी। एक उदाहरण लेते हैं, एल्कोहल और जल। ठीक है, चाहे तो एल्कोहल और जल लिखो, चाहे जल और एल्कोहल लिखो। वो मैंने इसलिए लिख दिया है कि जल की मात्रा जैसे ज्यादा होती है तो ए विलायक मान लिया है, एल्कोहल कम होती है तो हम इसको विलेय मान लेते हैं। अगर इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा भी हो जाएगा। ठीक, आप अच्छी तरह से ध्यान देना, ये अणु कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जल के अणुओं के बीच में। कैसी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद होगा। और एल्कोहल के अणुओं में कौन सी बीमारी लगी है? कोई बीमारी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है, तो इसमें कौन सी कमी है? जल के अणुओं के मध्य भी हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, एल्कोहल के अणुओं के मध्य भी हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसका हाइड्रोजन बंध ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसका थोड़ा सा वीक, जल में ज्यादा होता है। अगर इस बात पर ध्यान देंगे, फिर इनके बीच मिलाने पर एक और अंत्य क्रिया होगी। किसके बीच में? चूंकि ये क्या है, ध्रुवीय विलायक है, प्रबल अंत्य का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एल्कोहल के अणु कार्बनिक हैं, ये अकार्बनिक हैं, तो जल का अणु जल के साथ अच्छी तरह से आकर्षित होगा प्रबलता के साथ, एल्कोहल का एल्कोहल के साथ होगा। और जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, दोनों के बीच में अंत्य क्रिया होगी। याद रखना, इन दोनों के बीच में भी होती तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, आपको यह भी याद होगा। पर इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इनकी कंपैरिजन में कैसी होगी? वीक होती है, कमजोर होती है, दुर्बल होती है। तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और आप ध्यान देना, जब कोई अंत्य क्रिया बिल्कुल दुर्बल प्रबल की जगह दुर्बल होने लग जाएगी तो अणु क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। और दूर दूर जाएंगे तो बोलो आयतन कम घेरेंगे, ज्यादा आयतन घेरेंगे, और ज्यादा आयतन घेरेंगे तो जब दोनों अवयवों को मिलाया जाएगा तो आयतन बढ़ेगा। बस क्लियर। तो ये उदाहरण के माध्यम से सारी बात समझ में आ रही है। अब याद करें कि वो जो ग्राफ है, जो वास्तव को व्यक्त करने के लिए हमारे पास जो कर्व है, बिल्कुल वही आप कह सकते हैं। चलो, जैसे जल के लिए पता है ए लिया है तो मैं ए लिख देता हूं, वही एक्स ए मोल भिन्न 1, यहां एक्स ए की वैल्यू 0, इधर एक्स बी मतलब एल्कोहल 1 है, तो यहां एक्स बी 0 है। यहां ए फॉर वाटर, प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जल का क्वथनांक ज्यादा होता है, किससे? एल्कोहल से। और जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है, इसका मतलब उसको वाष्प में बदलने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और एल्कोहल कम तापमान पर वाष्पित हो जाएगा। इसलिए जिस तापमान पर जल का जो वाष्पन होगा, उस तापमान पर एल्कोहल का अपेक्षाकृत क्या होगा? वाष्पन की दर ज्यादा होगी, और वाष्पन की दर ज्यादा होगी तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। ठीक है, ये ग्राफ बिल्कुल यूं, ये देखिए ऐसा, ये लाइन ड्रॉ क्यों की जा रही है? ये तो उसकी बात कर रहे हैं कि आदर्श विलयन होता तो ऐसा होता, राउल के नियम का पालन होता तो ऐसा होता। ठीक है, पालन होता तो ऐसा होता, और ऐसा होता तो ये लाइन ऐसी होती, होता होती ये चलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ध्यान देंगे, यहां क्या हो रहा है? वास्तव में क्या हो रहा है? क्या होगा? अंत्य क्रिया कम होगी तो वाष्पन तीव्रता के साथ होगा, तो वास्तव टोटल क्या होगा? बढ़ेगा। कुल वास्तव में क्या होगी? वृद्धि होगी या कमी? वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी तो ध्यान दें, ये जो ग्राफ ये होना चाहिए उस ग्राफ से ऊपर प्लस बढ़ करके जाएगा। इंद्रधनुष दिख रहा है ना, तो ये पीए का मान बढ़ेगा, इतना बढ़ रहा है। और जैसे पीए बढ़ेगा वैसे
पीवी का ग्राफ ही आएगा। और जब दोनों का बढ़ेगा तो टोटल विलयन का निश्चित रूप से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो बताइए, ये आप ग्राफ को देख रहे हैं, रस्सी ऊपर उछल रही है या नीचे जा रही है? ऊपर। और ऊपर उछल रही है इसका मतलब प्लस में है, नीचे झूला तो नहीं आ रहा। तो यहां जो वृद्धि हो रही है उस जो आइडियल वाली जो राउल के नियम की बात है, उस वक्र से वक्र ऊपर उठ रहे हैं, प्लस जा रहे हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, इस प्रकार का जो विलयन होता है वो हम कह सकते हैं कि धनात्मक विचलन वाला ये अनादर्श विलयन तैयार हुआ है। तो क्या बात समझ में आ गई? अनादर्श विलयन किसे कहेंगे? जहां राउले के नियम का पालन नहीं होगा, और जब वो अंतःक्रिया अगर विलायक और विलय या दो द्रवों के मध्य की अंतःक्रिया होगी वो अपेक्षाकृत कमजोर होगी, तो बोलो किस प्रकार के अनादर्श विलयन का निर्माण होगा? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का निर्माण होगा। ये बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से, वक्र के माध्यम से मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। तो एक विलयन ये हो गया है। अब हम दूसरा विलयन, इसका अपोजिट क्या होगा? ऋणात्मक। मुख्य बात याद रखेंगे कि जो अंतःक्रिया है, असली जड़ क्या है? अंतःक्रिया। वो पकड़ में आ गई तो समझो काम बन गया। तो देखिए यहां पर तो मैं कहना चाहूंगा, अगर अनादर्श विलयन के हिसाब से कहूं तो मैं लिख भी सकता हूं। चलो खैर, मैं केवल डायरेक्ट समझाता हूं, फिर अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो केवल डायरेक्ट उदाहरण की बात कर रहा हूं। तो देखिए, वो द्रव पदार्थ वैसे ही ले रहे हैं, ए और बी, ए और बी। कितना ml था? 20 ml। कितना हो? इसका ले रहे हैं 10 ml। दोनों को मिलाने पर अगर कैसा हो जाए, इफ यदि कभी बराबर होता है तो कभी बढ़ता है तो कभी कम भी हो सकता है। इसका मतलब यहां हम बात कर रहे हैं, अगर दोनों को मिलाते हैं तो किस टाइप का चेंज हो? अगर यहां जो परिवर्तन हो रहा है वो जो विलयन का टोटल वॉल्यूम मिलेगा, अगर हम इसको कहें V1 टोटल मिलाकर के कहना चाहें, तो जैसे टोटल कितना हो रहा था 30 ml, और यहां जो विलयन का जो आयतन बन रहा है वो मान लीजिए 29 ml हो गया। इसका मतलब आयतन में क्या हुई? कमी। और आयतन में जब कमी होती है तो इसका मतलब, प्लीज अटेंशन हियर, हम यहां नोट कर सकते हैं, अर्थात 0 से कम है, और 0 से कम है अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा वैल्यू V है वो कैसी हुई? ऋणात्मक है, नेगेटिव है। अब बात पहुंचते हैं अंतःक्रिया पर, और वो अंतःक्रिया माना कि हम एक ही जगह, देखिए मैं यहां उदाहरण को ले सकता हूं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जल की बात चल रही है, ये जो उदाहरण है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से मोस्टली पूछते हैं। जल और HCl, जैसे हमने V के स्थान पर क्या लिया? HCl। ध्यान देना, तो यहां जल के अणुओं के मध्य की अंतःक्रिया होगी और वहां HCl के अणुओं के मध्य की अंतःक्रिया होगी। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो किसके बीच अंतःक्रिया होगी? ध्यान देंगे, आपने क्रिया पढ़ी होगी, जब हम जल में HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो H+ ग्रहण कर लेगा और Cl- बन जाएगा, मतलब आयन का निर्माण होगा। और जब ऐसी स्थिति होगी तो आयन और द्विध्रुव के मध्य जो अंतःक्रिया होगी, अर्थात जब दोनों को मिलाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जल और HCl अणुओं के मध्य जो अंतःक्रिया तीसरी प्रकार की होगी वो पहले की अपेक्षा कैसी होगी? इन दोनों की अपेक्षा कैसी होगी? प्रबल होगी, ज्यादा होगी। और अंतःक्रिया, ध्यान देना, प्रबल आकर्षण होगा, तो अणु क्या होंगे? पास पास में आएंगे, और अणु पास पास में आएंगे तो आयतन कम घिरेगा या ज्यादा? कम। और आयतन कम घिरेगा तो क्या होगा? हो रहा है, वही चीज हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या दूसरी बात क्लियर होती है कि जो A और B की अंतःक्रिया है वो कैसी होगी? A एंड B और B के मध्य होने वाली अंतःक्रिया से कैसी होगी? एक तो प्रबल अंतःक्रिया होगी। क्लियर? आयतन में परिवर्तन कैसा हुआ?
ऋणात्मक। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी की। तो ध्यान रखना, इसको तोड़ने के लिए मैंने कहा एंथैल्पी में जो चेंज आएगा और इसमें एंथैल्पी अर्थात इसका आकर्षण होगा तो एंथैल्पी में चेंज आएगा, E2 ऊर्जा होगी। अब इसमें ये प्रबल है तो इस प्रबल होगी तो क्या होगा, प्रबल होगी, अंतःक्रिया तो ज्यादा निकलेगी और ज्यादा निकलेगी तो इसमें से क्या होगा, आवश्यक कम होगी। तो ये प्लस है, ये ऋणात्मक है, होगी। तो हमें क्या चाहिए, जरूरत, मान लीजिए कि यहां जरूरत कितनी है 10 जूल की और मिल कितनी रही है, सॉरी हाँ, जरूरत कितनी है, दी कितनी जा रही है 10 और हमको उपलब्ध कितनी हो रही है 15 जूल। इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव से कितनी ज्यादा है, ध्यान दें, समझ में आ रही बात। ये प्लस, आप तो यूं समझो कि प्लस 10 है और माइनस में कितनी है, माइनस में कितनी है 15 जूल है। तो सीधी सी बात है कि डेल्टा एच जो एंथैल्पी चेंज आएगा कितना आएगा, -5 का आएगा कि नहीं आएगा। मतलब हमें तो ये देखना है, 5-10 छोड़ो, हमें तो ये बात मालूम करनी थी कि डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी या जीरो होगी। जीरो नहीं होगी, प्लस नहीं होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, क्लियर है ना। इस तरह से आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अंत्यक्रिया, आयतन में चेंज, एंथैल्पी चेंज और आगे। ठीक है, तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। अब बात आती है राउले के नियम का पालन, चूंकि अनादर्श विलयन है। अब राउले के नियम का पालन है तो देखिए, पहले वाले हमने क्या देखा, बराबर नहीं था, बराबर और बराबर था तो राउले का नियम था। फिर पीए का मान बड़ा था, यहां उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्थात कम होगा, पीए नॉट एक्स ए और यहां पीबी इज लेस देन पीबी नॉट और एक्स बी, हो गया उल्टा। तो पीए टोटल का मान उनसे कम हो रहा है, जो चिन्ह लग रहा है उसे आप समझ सकते हैं। तो आयतन में परिवर्तन नेगेटिव, विलायक और विलेय के मध्य होने वाली अंतःक्रिया प्रबल, एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक, राउले का नियम का पालन नहीं होगा, स्थिर क्वाथी तो मिश्रण बनाएंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे। कैसा बनेगा, कैसा बनेगा ये आगे उस टॉपिक की बात है। बस अब थोड़ा सा ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो आप याद रखें कि जल और HCl, इसी तरह का उदाहरण हम एक और ले सकते हैं। जल में नाइट्रिक अम्ल अगर मिलाते हैं तब भी ऐसा होता है। अब इस तरह का जो विलयन होगा वो कैसा होगा, अनादर्श विलयन होगा। कारण क्योंकि राउले के नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसी से हम क्या कह सकते हैं, अनादर्श विलयन बना। हम नाम इसी से तो दे रहे हैं, बराबर होता तो आदर्श, नहीं है तो अनादर्श। अब अनादर्श में दो कैटेगरी, तो अनादर्श में दो कैटेगरी। दूसरा, ये वक्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं, बिल्कुल इजीली है। एक्स ए की वैल्यू 0, एक्स बी 0, एक्स बी 1। ठीक है, इस तरह का ग्राफ है। सॉरी, ये तो मतलब था कि होता था पहले, ठीक है, ब्रेक कर दिया है मैंने इसको। तो ये होने वाला था परंतु ऐसा हो नहीं रहा है यहां, और इस तरह से अब कैसा हो रहा है, ये पीए नॉट, ये पीबी नॉट। विलायक का वास्तव अधिकतम ये है, जैसे इसकी मूल भिन्न मात्रा घटेगी तो घट रहा है, परंतु इस लाइन से अटके चल रहा है और वो प्लस की बजाय कहां आएगा, नीचे। चलिए देखिए, मैं दिख रहा हूं, ये ग्राफ कहां आएगा, नीचे, झूलता हुआ, झूले की जैसा। ये ग्राफ इस तरह से आएगा और ये ग्राफ यूं आएगा। तो एक तरह से गले का हार बन रहा है, गले का हार बन रहा है, तो समझ लेना वो ऋणात्मक विचलन है। और इंद्रधनुष दिख रहा हो जय श्री राम की, तो समझ लेना कि धनात्मक।
तो तीर चल रहा है तो धनात्मक और हार लटक रहा है तो ऋणात्मक। तो सीधी सी बात है, श्री राम पुरुष प्लस प्लस और सीता जी स्त्री नेगेटिव। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो मेरा तरीका था। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा, ये PA और ये PB और दोनों का टोटल करोगे तो P विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। तो इस तरह से मैंने आपको वक्र के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। तो एक बार ध्यान देंगे, रावले का नियम का जो पालन करते हैं वो आदर्श विलयन, रावले के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन। ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, नंबर 2 ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन।